अस्सलाम वालेकुम। नैन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म कर लिया था। आज के लेक्चर में हम गोल्जी बॉडी डिस्कस करते हैं। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले एक कैमिलो गोल्जी नामी एक साइंसदान था, कैमिलो गोल्जी नामी एक साइंटिस्ट का नाम था। ये फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट था, ठीक है। फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट था, इटालियन या फिर इटली से इनका ताल्लुक था। इसने 1898 में सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस की इसने डिस्कवरी की थी, सबसे पहले इसने देखा था। अब बात ये होती है कि इसकी डिस्कवरी इसने कैसे की थी। कैमिलो गोल्जी ये एक परिंदे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। परिंदे के उसने एक नर्व सेल उठाया, नर्व सेल के अंदर उससे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसे नजर आया। उसने कहा कि ये स्ट्रक्चर तो हमने पहले कभी नहीं देखा है। फिर बाद में जब उसने ऐसा स्ट्रक्चर देखा तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर उस कैमिलो ने इसको नाम दिया था गोल्जी बॉडी। कैमिलो गोल्जी ने जब इस स्ट्रक्चर को जब नाम दिया, वो अपने नाम की बेस पर उसने जो है इस स्ट्रक्चर का भी नाम रखा। जैसे इसके नाम में गोल्जी आती है तो इसका नाम है गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस। तो अपने नाम के बेस पर उसने इस स्ट्रक्चर को क्या दिया था? नाम दिया था। बाद में इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था, कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज भी मिला था। साथ साथ में उसने ये भी बताया कि ये जो आपको गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी आपको हर यूकैरियोटिक सेल में आपको नजर आएगा। जैसे कि आपको एनिमल सेल में भी नजर आएगा और प्लांट सेल में भी आपको गोल्जी बॉडी आपको नजर आएगी, गोल्जी एपरेटस आपको नजर आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो प्लांट सेल है या फिर जो एनिमल सेल है, इनमें तादाद में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि एनिमल सेल में आपको गोल्जी बॉडी की तादाद 6 से 12, 6 to 12 आपको इनकी तादाद मिलेगी। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी की जो तादाद है वो 10 से 20 के दरमियान होती है, मतलब 10 से 20 इनकी तादाद हो सकती है प्लांट सेल के केस में। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि हमारे पास हो गया। अब जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर में हम ये कहते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली से मुराद है कि इसके पास अपना एक मेम्ब्रेन होता है, इसके पास अपना एक पर्दा होता है, एक गिलाफ होता है। ये जो पर्दा है ये ऐसे पर्दा, अब ये मजीद छोटे छोटे थैलों पर मुश्तमिल होते हैं, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये देखिए, आपको एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला इधर, एक थैला इधर, एक थैला इधर। जो आपको एक थैला जो आपको नजर आ रहा है, हम इस एक थैले को कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये सेक, हम इसको कहते हैं। ये दूसरा थैला है तो इसको भी हम क्या कहते हैं? सेक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको एक थैले नजर आ रहे हैं। ये थैले एक नहीं है, दो नहीं, बल्कि कई सारे। अब अगर आप इनको सेक कहते हैं तो हम इसको कहते हैं सिस्टर्ना, सिस्टर्ना। अगर आपको एक थैला नजर आ रहा है तो सिस्टर्ना, तो ये भी एक थैला है, ये भी सिस्टर्ना, ये भी एक सेक है, ये भी सिस्टर्ना, ये भी सिस्टर्ना और ये भी सिस्टर्ना। इसी तरह आपको बहुत सारे थैले नजर आ रहे हैं और ये थैले एक नहीं है, दो नहीं, बल्कि कई थैले। और ये थैले स्टॉक की शक्ल में, किसकी शक्ल में? स्टॉक की शक्ल में। स्टॉक की शक्ल में एक दूसरे पर, जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड एक दूसरे पर ऐसे अरेंज हुआ है, एक दूसरे पर ऐसे पड़े हुए हैं स्टॉक की शक्ल में। तो ये गोल्जी बॉडी भी स्टॉक की शक्ल में ऐसे एक थैला दूसरे थैले पर पड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे पर पड़ा हुआ है, तीसरा चौथे, एक खास तरतीब से एक दूसरे पर पड़े हुए। इसी तरह इन सारे जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जो इन सब को फिर हम नाम देते हैं, इन सब को मिला के जो इसको हम कहते हैं सेक्स, मतलब कई सारे थैले हैं। इन सब थैलों को फिर हम लोग कहते हैं कि इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो ये सारे क्या है? सिस्टर्नी। तो ये आपके पास सिस्टर्नी है। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी बाद में क्या बनाएगा? इस पूरे सिस्टर्नी को बाद में क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस। हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो तीन नाम से हम, तीन बेसिक नाम है जिसको हम गोल्जी बॉडी या वगैरह हम इसको पुकारते हैं। तो ये तीन नामें हैं।
आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक तेले को हमने सेक नाम दिया था, सिस्टर्ना। अब ये सारे तेले हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, लेकिन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम गोल्जी बॉडी का नाम देते हैं। ये गोल्जी बॉडी है और ये फ्लैटेंड है, हमवार है, ठीक है, ये हमवार है, फ्लैटेंड है। आपको जैसे हमवार है, प्लेट की तरह जैसे हमवार स्ट्रक्चर्स ये आपको मिलेंगे। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखो तो ये आपको एक ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है और एक वो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होगा। ये बड़ा जरूर है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर मैंने बड़ा लिखा हुआ है। लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब आपको जो एरिया नजर आ रहा है, जो रीजन आपको नजर आ रहा है, उस रीजन को हम हमेशा बोला करेंगे कि ये सिस फेज हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फेज हम इसको कहते हैं, ठीक है, सिस फेज। या फिर हम इसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेज या फॉर्मिंग गोल्जी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप इससे किसी भी नाम से पुकारते हो, बस ये बात आपने याद रखना है कि जो सिस फेज है ऑलवेज क्लोजर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सिस फेज है वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होगा, आसपास होगा, क्लोजर होगा। लेकिन जो दूसरा रीजन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर है, लेकिन वहां पे जो आपको सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आया है, मैंने ड्रॉ तो नहीं किया हुआ है, लेकिन आप फर्ज करें कि ये एरिया आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन को हम कहते हैं ट्रांस फेज। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस फेज, या फिर हम इसको मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं, मैच्योरिंग फेज भी हम इसको कहते हैं। ट्रांस फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होगा। तो ये आपको रीजन पता होना चाहिए कि सिस फेज हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होगा, और जो ट्रांस फेज है, ट्रांस फेज हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूरी पर होगा। तो ये आपके पास क्या था? ये आपके पास स्ट्रक्चर था, जो कि स्ट्रक्चर भी हमारे पास हो गया है। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे फंक्शन पर। तो थोड़ा सा फंक्शन पर बात करते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन में हम देखेंगे कि इसके फंक्शन को समझने के लिए आपने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होता था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन भी बनते थे और लिपिड्स भी बनते थे। फर्ज करें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहा है प्रोटीन। इस प्रोटीन पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इस प्रोटीन पर एक गिलाफ आएगा, एक पर्दा आएगा, एक मेम्ब्रेन आएगा। इस मेम्ब्रेन को फिर हम लोगों ने नाम दिया था वेसिकल। इस मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया था? वेसिकल नाम दिया था, ठीक है, इसको हमने नाम दिया था वेसिकल। तो ये वेसिकल इधर बना था। ये वेसिकल आगे मूव करेगा और आएगा किसकी तरफ? यहां से गोल्जी बॉडी को छोड़कर बाहर आ जाएगा। ये इधर बाहर आएगा, और ये बात आपने याद रखना है कि इसके अंदर वही प्रोटीन या कोई जो भी मॉलिक्यूल है इसने अपने साथ उठाया हुआ है, ठीक है। या फिर फर्ज करें लिपिड है, यहाँ पे लिपिड बना हुआ है, तो वो लिपिड भी अपने साथ यहाँ पे लाएगा। अब ये वेसिकल आगे की तरफ आ रहा है, मूव कर रहा है, और ये वेसिकल आगे मूव करते हुए किधर आएगा? ये जो आपके पास गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। लेकिन किस रीजन पर? सिस फेज वाले रीजन पर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा तो ये बात याद रखें कि यहाँ पे आपके पास क्या थे? इधर प्रोटीन पड़ा हुआ था। ये जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन, ये क्या, जब इसके साथ फ्यूज हो जाएगा ना, तो ये प्रोटीन को इधर क्या करेगा? रिलीज करेगा, छोड़ देगा। अब प्रोटीन वगैरह फर्ज करें इधर आ चुके हैं, या फिर आपकी या फर्ज करें यहाँ पे लिपिड भी आ चुका है जो कि बना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और मूव करते हुए किधर आया? मूव करते हुए आया है आपके पास लिपिड वगैरह मूव करते हुए आया कहाँ है? गोल्जी बॉडी की तरफ आ चुके हैं, और इसने यहाँ पे फ्यूज कर दिया। फ्यूज करते वक्त जो ये वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल का मेम्ब्रेन इस गोल्जी बॉडी के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, और इस गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन का हिस्सा
बन जाएगा। तो ये गायब नहीं होता है, लेकिन ये दरअसल इस मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसका काम यही था कि इसने जो मॉलिक्यूल्स थे जो उधर बने थे, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो उधर बने थे, उन मॉलिक्यूल्स को कहाँ तक पहुँचाना, उन मॉलिक्यूल्स को गोल्जी बॉडी तक पहुँचाना, ये इसकी ड्यूटी थी। दूसरी बात ये मैं बताऊँ कि ये जो सिस्टर्नी है, ये जो थैले लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड से मुराद है कि एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, एक दूसरे के साथ ये ऐसे मिले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए ये भी आपस में क्या है, ऐसे इंटरकनेक्टेड है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरकनेक्टेड ईच अदर। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इनके सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड, जैसे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था कि वो भी इंटरकनेक्टेड है। अब आपको मैं थोड़ा सा फंक्शन की तरफ ले जाता हूँ। फंक्शन में ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स इधर आ चुके हैं, प्रोटीन वगैरह कुछ भी आ चुका है, तो ये प्रोटीन आगे ऐसे मूव करेंगे। लेकिन मूव करने से ये होगा कि जैसे ये आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो प्रोटीन पहले वाले वेसिकल में थे, फर्ज करें ये काम नहीं करते थे, मिसाल के तौर पर आप ये भी कह सकते कि ये कच्चा थे, रॉ मटेरियल था, मतलब काम नहीं कर सकते थे। लेकिन वो रॉ मटेरियल पर इधर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मॉडिफिकेशन से मुराद है कि इस पर काम हो जाएगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा। तो इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे गोल्जी बॉडी में ही क्या किया जाता है, मजीद मॉडिफिकेशन इसको मिलती है, यहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है। उन प्रोटीन को जो उधर रॉ मटेरियल था, यहाँ पे उन प्रोटीन को काम के लायक बनाया जाता है, उनको ऐसे बनाया जाता है ताकि वो आगे जाके काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मॉडिफिकेशन, तो फंक्शन में सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, मॉडिफिकेशन आ रहा है। तो फंक्शन में, चलो फंक्शन में आपको लिखवाता भी हूँ। फंक्शन में सबसे पहले होती है मॉडिफिकेशन होती है, मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, मॉडिफिकेशन जैसे इधर होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल ज़्यादा मॉडिफाई हुआ। अब जो प्रोटीन्स वगैरह हैं या फिर जो लिपिड्स वगैरह हैं, उन पर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन आ जाता है। यहाँ पर इस पर भी एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन आ जाता है, और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स से जो मजीद मॉडिफाई हुए हैं, मॉडिफिकेशन के दौरान इस पर भी क्या आ जाता है, एक खास मेम्ब्रेन आ जाता है। इस मेम्ब्रेन का काम है कि इसको पहचान देना, इसकी शनाख्त आगे जाके लोगों को बयान करना कि भाई इसकी शनाख्त ये है। आप ये बात कर सकते हैं कि इसको कंपनी देना। तो यहाँ पे कंपनी का काम क्या, कंपनी का काम ये है कि पैकेजिंग। तो यहाँ पे जो होता है वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग कब होता है, जब मॉडिफिकेशन के बाद इस पे पैकेजिंग हो जाते हैं। तो दूसरा काम इसका है पैकेजिंग, पैकेजिंग इसका दूसरा काम है। पैकेजिंग में जो मॉलिक्यूल्स है उसकी पैकिंग हो जाती है। अब पैकिंग के दौरान भी इधर क्या बन जाते हैं, वेसिकल्स बन जाते हैं। तो जब भी मेम्ब्रेन आ जाता है, मेम्ब्रेन के दौरान फिर हम इसको कहते हैं कि ये वेसिकल बना, ये क्या बना, ये हमारे पास वेसिकल बना। तो ये भी बना हमारे पास वेसिकल, ये लो इधर भी हमारे पास वेसिकल बना। अब ये वेसिकल आगे मूव करेगा ऐसे, आपके पास ये देखिए, ये इधर आपके पास वेसिकल बन गए। ये वेसिकल अब यहाँ पे ट्रांसफेज वाले रीजन में ऐसे फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज के बाद ट्रांसफेज इसको सिक्रीट करेगा। सिक्रीट से मुराद साइटोप्लाज्म वाले एरिया में इसको रिलीज करेगा। फर्स्ट करिए साइटोप्लाज्म वाली एरिया है, तो साइटोप्लाज्म वाले एरिया में इसको रिलीज करेगा। तो चलो ये आए, चलो ये सेल है, फर्स्ट करिए ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म वाले एरिया में ये वेसिकल यहाँ पे क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। अब आपको मैंने एक और बात भी बताना मैं भूल गया, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिपिड है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो लिपिड्स है, ये जो, अच्छा इसको मैं नाम ये वाला मैं आपको इधर समझाता हूँ। फर्ज करिए ये लिपिड है, ये लिपिड आ जाते हैं प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं। हम कहते हैं कि प्रोटीन और लिपिड्स आपस में मिल गए। मिलने से मुराद है कि इनके बॉन्ड आपस में रिएक्शन कर गए, इनकी बॉन्ड आपस में मिल गए हैं। ठीक है, बॉन्ड आपस में बन गया है। तो लिपिड और प्रोटीन जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बना लेता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन
प्रोटीन। हमने नाम लिपोप्रोटीन इसलिए दिया कि यहाँ से लिपिड और प्रोटीन आपस में मिल गए हैं। इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसको अच्छा ऐसे अमल को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। तो ऐसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ये जो प्रोसेसिंग का मरहला है, ये जो नए नए चीज़ें बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हम इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। तो आप प्रोसेसिंग कहो, क्या कहो, प्रोसेसिंग, या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी आप इसको कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद है कि नए चीज़ें बन जाते हैं, नए चीज़ें बन जाते हैं। तो लिपोप्रोटीन है तो वही पुरानी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, थोड़ा सा चेंज लाया जाता है मॉलिक्यूल्स में। तो प्रोसेसिंग भी होता है कि आपके पास जैसे लिपोप्रोटीन बना, दो मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, एक नया चीज़ आपके पास बन गए। अब यही वेसिकल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तो ये आपका साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा। कभी कभार ये होता है कि ये वेसिकल्स सेल के अंदर भी काम करता है। तो ये जब सेल के अंदर काम करेंगे तो हम इसको कहते हैं अच्छा इंट्रासेलुलर। जब कभी कभार ये होता है कि यही वेसिकल सेल के बाहर चला जाता है, जो हम इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, लेकिन सेल के बाहर भी ये जा सकता है, और अक्सर वक्त ये सेल के बाहर भी जाता है फॉर एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस से मुराद है कि सेल का बाहर चले जाना। तो ये सेल के बाहर, सेल जब सेल से बाहर चला जाता है तो इसी दौरान यही जो वेसिकल है, ये वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, और वो जो मटेरियल था, जो मॉलिक्यूल्स इनके अंदर पड़ा हुआ था, वो मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज कर देता है। सेल मॉलिक्यूल्स को बाहर क्या कर देता है, सेल के बाहर रिलीज कर देता है या सिक्रीट कर देता है। तो साथ साथ में इसका काम सिक्रीशन में भी इसका बड़ा रोल है, या फिर सिक्रीशन में भी इसका क्या रोल है, बहुत अहम रोल है। तो सिक्रीशन से मुराद है कि जो गोल्जी बॉडी है, ये चीज़ों को बाहर की तरफ सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, खारिज करते हैं। लेकिन यही वेसिकल तब फिर बाहर चला गया, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। यही गोल्जी बॉडी होते हैं, ये मॉलिक्यूल को ऐसे मॉडिफाई करते हैं, उनको ऐसे बना लेते हैं कि ये इसको ट्रांसपोर्ट करने पर मजबूर करते हैं। इन्हें कहते हैं कि बस आप ट्रांसपोर्ट हो जाओ। ट्रांसपोर्ट से मुराद है कि मुंतकिल हो जाना, बाहर मुंतकिल हो जाना। तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका बड़ा रोल है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी इसका अहम रोल होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में। तो ये कुछ काम थे। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो डिफरेंस बड़ा ज़रूरी है। वेसिकल इधर भी बना था, वेसिकल इधर भी बना था, और वेसिकल इधर बाहर भी गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी आया। जो वेसिकल यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था, इस वेसिकल का नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। क्योंकि इस वेसिकल ने ट्रांसपोर्ट होना है। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन भी बता दिया ना कि इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करवाना। जैसे ये, क्योंकि ये वेसिकल्स जो थे ये बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसकी तरफ, इधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आना होता है गोल्जी बॉडी के दौरान, तभी हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। यहाँ पे जो वेसिकल इधर बने थे, इस वेसिकल को हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल। इसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोल्जी बॉडी का हिस्सा, वेसिकल ये गोल्जी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, गोल्जी वेसिकल हो जाता है। यही वेसिकल बाहर सिक्रीट हो जाते हैं, इसकी सिक्रीशन हो जाती है। सिक्रीशन के दौरान जब ये गोल्जी बॉडी में सिक्रीट हो जाते हैं, ये चीज़ें गोल्जी बॉडी से सिक्रीट हो जाते हैं, तो उसी वेसिकल का नाम जो सिक्रीट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी वेसिकल। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी वेसिकल गोल्जी बॉडी में, जो वेसिकल सिक्रीट हो जाए, खारिज हो जाए, तो उसको हमने क्या नाम दिया, सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल अक्सर औकात साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है। तो बस आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद टॉपिक के लिए फिर हाल हवाल होगी। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।